कहानी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की है। 2 दिसंबर 2022 की बात है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक गांव है, बड़पुरा गांव। 12 नवंबर को एक लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। हाथ पर चाकू के निशान थे। चेहरा जला होने के बावजूद भी लाश की शिनाख्त करने में ज्यादा पुलिस को मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि पुलिस को वहीं से एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था कि खाना बनाते समय चेहरे पर सरसों का गर्म तेल गिर गया। इससे मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। ऐसे चेहरे के साथ जीना नहीं चाहती, इसीलिए मैं अपनी जान ले रही हूं। आगे पूछताछ के बाद यह पता चल जाता है कि लाश पायल नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र 27 साल है और यह वही दादरी इलाके की रहने वाली है। अब लाश बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश की। हाथ पर चाकू के निशान हैं, चेहरा जला हुआ है, एक सुसाइड नोट भी है। पुलिस तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। यह जो लाश थी उसी के घर से मिलती है। यह लाश पायल नाम की एक लड़की की थी, जिसकी उम्र 27 साल थी। मामला पूरा क्लियर था कि लड़की ने खुद यह सब किया है, लेकिन पुलिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं यह हत्या है और इस हत्या को सुसाइड का नाम दिया गया है। पुलिस इस दिशा में भी सोच रही थी कि माना कि खाना पकाते समय गर्म तेल चेहरे पर गिरा हो, लेकिन चेहरे के किसी एक जगह पर गिरता। पूरे चेहरे पर तेल कैसे गिर सकता है? यह भी हो सकता है कि इसकी हत्या की गई हो और हत्या से पहले जबरन यह नोट लिखवाया गया हो, और जो भी कातिल है वह नहीं चाहता कि उसकी पहचान हो या चेहरा जो है पहचान में आए, इसलिए वह शव की आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हो। यह पहला शक था पुलिस को। फिर भी पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच की, तो पुलिस को पता चला कि 6 महीने पहले ही पायल के मां और बाप दोनों की मौत हो चुकी है। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब जब यह पता चला तो पुलिस ने और डिटेल में जानकारी हासिल की, तो पता चला कि मां बाप के ऊपर करीब 5 लाख का कर्ज था, और जिन लोगों ने कर्ज दिए थे वह 4 लोग थे, और वह पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। मां बाप पैसे लौटा नहीं पा रहे थे, और इसी पर परेशानी के आलम में पायल के मां बाप ने बीते मार्च के महीने में खुदकुशी कर ली थी। अब मां बाप के जाने के बाद घर में पायल और उसका एक भाई और उसकी शादी हो चुकी थी, यानी घर में भाई, भाभी और पायल रहते थे। पायल भाटी ने वर्ष 2022 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। वह सेना में जाना चाहती थी। इसके लिए पायल ने 2 बार सेना में भर्ती होने का फॉर्म भी भरा था, तो इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। खैर, लाश को घर वालों को सौंप दिया गया। पायल के भाई ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। अब होता यह है कि इसी दौरान इस जगह से जहां पर यह पायल की लाश मिली थी, उस जगह से करीब 19 किलोमीटर दूर इसी ग्रेटर नोएडा के हाथरस जिले में सादाबाद थाना क्षेत्र आता है। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, करसोला गांव। वहां के सादाबाद पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट यह थी कि 28 साल की एक लड़की, जिसका नाम है हेमा चौधरी, वह 12 नवंबर से लापता होती है। अब 12 नवंबर को ही पायल की लाश मिली थी। उसी जगह से 19 किलोमीटर दूर एक और लड़की रहती है, हेमा चौधरी, जो गुम है, और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी। शिकायत में लिखा था कि हेमा ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसे ऑटो नहीं मिला है, वह घर आने में लेट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद वह न घर वापस लौटी और न ही उसके नंबर पर संपर्क हो पाया। पुलिस ने हेमा के परिवार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और उन्हें दिलासा दिया कि वे पूरी कोशिश करेंगे हेमा को ढूंढने की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता को समझते हुए वे हर संभव कदम उठाएंगे ताकि हेमा सुरक्षित वापस लौट सके। तो जिस थाने में यह शिकायत दर्ज थी, उस थाने के पुलिस ने जितने भी ग्रेटर नोएडा के अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं, वहां के पुलिस स्टेशन को संपर्क किया और कहा गया कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है या किसी लड़की की कोई लाश मिली है तो हमें जरूर बताइए। इसी दौरान दादरी पुलिस स्टेशन को भी हेमा चौधरी की मिसिंग की एक रिपोर्ट भेजी गई थी। दादरी पुलिस स्टेशन ने उस सादाबाद पुलिस थाने से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यहां कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन 12 तारीख को ही एक लड़की की लाश मिली, और आप जो लड़की का हुलिया बता रहे हैं वह उस लाश से मिलता है। लेकिन गड़बड़ एक जगह हो रही है, वह यह कि आप जो बता रहे हैं कि जिस दिन हेमा चौधरी गायब हुई, उसने जो कपड़े पहने हुए थे
उसने वैसे कपड़े नहीं पहने थे, यानी जो लाश यहां बरामद हुई है उसमें कपड़े अलग हैं। और आप जो बता रहे हैं, जो हेमा जब गायब हुई थी, जो उस वक्त उसने कपड़े पहने थे, वो अलग है। और दूसरी बात यह भी है कि जो पायल की लाश हमने एक घर से बरामद की थी और उसके साथ एक नोट भी था, लेकिन जब हमने लाश बरामद की तो हमें शक हुआ यह सुसाइड नहीं है बल्कि हत्या है, और लाश का अंतिम संस्कार भी उसके भाई ने कर दिया है। ये सारी बातें सादाबाद पुलिस को बताई जाती है, तो अब यहां पे मामला आकर फंस गया। चूंकि इस लाश की तो पहचान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को लगा कि अजीब इत्तेफाक है कि एक ही तारीख में एक लाश मिलती है और दूसरी लड़की गायब है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी मिलती जुलती है। पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है कि आखिर मामला क्या है। खैर, पुलिस अब हेमा चौधरी की तलाश शुरू करती है। यह जो हेमा चौधरी थी, करसोला गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी 2012 में मथुरा जिले के एक युवक से हुई थी, लेकिन वह हेमा से अक्सर मारपीट करता था। जब हेमा प्रेग्नेंट थी तब उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। उसके बाद से ही हेमा मायके लौट आई थी। इसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आदित्य रखा था। हेमा बेटे आदित्य का पालन पोषण करने के लिए अपनी मां चंद्रवंश के साथ सूरजपुर में आ गई थी। हेमा के पिता गंभीर सिंह गांव में ही रहते हैं। हेमा 4 बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसकी एक बड़ी बहन का भी विवाह हो चुका है। हेमा 3 साल से ग्रेटर वेस्ट के एक मॉल में कपड़े के शोरूम में नौकरी कर रही थी। पुलिस मां बाप से उसके मोबाइल का नंबर लेकर फिर सीडीआर डिटेल निकालती है, तो पता चला कि 12 नवंबर को हेमा का लास्ट लोकेशन उसका फोन वहीं दिखा रहा है जहां से पायल की लाश मिली थी। अब यह एक ऐसा इत्तेफाक था, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस ने हेमा के बाकी कॉल डिटेल निकाले। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की ताकि यह पता चल सके कि आखिरी वक्त में हेमा किन लोगों के संपर्क में थी। जांच से यह सामने आया कि हेमा की आखिरी बातचीत अजय पाल नाम के एक आदमी से हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि इससे पहले भी हेमा और अजय के बीच कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन पुलिस को यह भी पता चला कि 15 दिन पहले तक इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। अब लास्ट कॉल अजय पाल का था, तो जाहिर है अब पुलिस के रडार पर अजय पाल था। अजय पाल के नंबर पर अब पुलिस ने अपनी नजरें गड़ा ली। अजय पाल के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया गया और साथ ही उसके नंबर का भी सीडीआर निकाला गया। अब जब यह करना शुरू किया तो फिर पुलिस को पता चला कि 12 नवंबर को अजय पाल का लास्ट लोकेशन भी ठीक वहीं था जहां पर पायल की लाश मिली थी और जहां पर हेमा चौधरी का लास्ट लोकेशन था। अब पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि पायल और हेमा का लोकेशन एक ही जगह था और अजय पाल का लास्ट लोकेशन भी ठीक वहीं था। इसलिए पुलिस को लगने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब यह सारी बातें आपस में जुड़ रही हैं। पुलिस को यह इत्तेफाक अजीब लगा कि जहां हेमा का आखिरी लोकेशन दिख रहा था, वहीं से पायल की लाश भी मिली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अजय पाल का आखिरी लोकेशन भी वहीं था। इन तीनों के आपस में जुड़ने से पुलिस का शक गहरा गया कि अजय पाल इस पूरी साजिश में किसी न किसी तरह शामिल जरूर है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पता लगाया कि अजय पाल बुलंदशहर का रहने वाला था, जो ग्रेटर नोएडा से ज्यादा दूर नहीं था, केवल 1 घंटे की दूरी पर था। पुलिस की टीम बिना वक्त गवाए अजय के पास पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यहां से जो कहानी सामने आई वह किसी को भी पिघलाकर रख देने वाली थी। वह किसी फिल्म या वेब सीरीज से कम नहीं थी। दरअसल कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले मार्च में तब हुई जब पायल के माता पिता ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली थी। जिन 4 लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था, वे लगातार उन्हें तंग कर रहे थे। इस दबाव और मानसिक तनाव के चलते उनके लिए जीना मुश्किल हो गया था और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। पायल इस घटना से टूट चुकी थी। उसे यह यकीन था कि उसके माता पिता की मौत के पीछे वे 4 लोग ही जिम्मेदार थे जिन्होंने कर्ज दिया था। जिन 4 लोगों से कर्ज लिया था वे तंग करते थे। खुदकुशी के बाद पायल को लगा कि उसके मां बाप की मौत के जिम्मेदार यही 4 लोग हैं। अब वह घुट घुट कर जी रही थी और यह जो कर्ज लिया था असल में पायल के भाई की शादी थी और उस शादी के लिए सुनील से कुछ पैसे लिए थे। सुनील, उसका भाई और उसकी भाभी, ये 4 लोग थे।
तो पायल के मन में यह था कि यह लोग उसके माँ बाप की मौत के जिम्मेदार हैं। अब वह बदला लेने के तरीके ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके मन में आया कि यह काम वह अकेले तो कर नहीं सकती, चूंकि साजिश बड़ी गहरी करनी थी। इसीलिए वह सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाती है और फेसबुक पर एक ऐसे दोस्त की तलाश में जुट जाती है जो आगे इसकी मदद कर सके। कुछ ही दिनों में अजय पाल नाम के लड़के से दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद नंबर आदान प्रदान होता है। अजय पाल पायल को मिलता है। यह उनकी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में पायल पर फिदा हो जाता है। दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। हालांकि अजय पाल इस बात से अब तक बेखबर है कि पायल उससे क्यों शादी करना चाहती है। और यह जो भी था, अब दोनों मिलते जुलते हैं। अब इधर जो अजय है वह पायल से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए ऐन वक्त पर। फिर पायल उसे हकीकत बताती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूंगी। दरअसल मेरे माँ बाप के मौत के जो जिम्मेदार 4 लोग हैं और मुझे उन चारों का कत्ल करना है, क्योंकि उन चारों का कत्ल करना मेरे लिए जरूरी है। जब तक उन चारों की हत्या नहीं हो जाती, मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम उनके कत्ल करने से पहले मुझे मार दो, यानी मेरा मर्डर कर दो। अगर एक बार दुनिया की नजरों में मैं मर गई तो फिर जब वह 4 लोगों का कत्ल होगा तो किसी मुर्दे की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल नहीं करता। और मैं पुलिस की रडार से बच जाऊंगी और मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा और ना ही मेरे परिवार पर कोई उंगली उठाएगा। जाहिर है कि यह शक कहीं और जाएगा और उसके लिए पहले मुझे मरना होगा। प्यार में पागल अजय तैयार हो गया। उसने कहा, आगे क्या करना है? उसने कहा, सबसे पहले मेरी कदकाठी की किसी एक लड़की का इंतजाम करो जिसको मेरी जगह मरना होगा। अब अजय इधर उधर लड़की ढूंढ रहा था। प्लान के अनुसार कई कॉल गर्ल से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी कॉल गर्ल गांव एरिया में आने को राजी नहीं होती। इसी दौरान वह एक दिन सिटी मॉल गया। वहां एक शॉप में उसे हेमा चौधरी नजर आई। वह बिल्कुल पायल की कदकाठी की थी। लगभग उम्र भी वही थी, 28 साल के आसपास। दोनों की उम्र लगभग समान थी। किसी तरह अजय ने हेमा से दोस्ती कर ली थी। एक रोज हेमा चौधरी को 5,000 रुपये की जरूरत आन पड़ी तो अजय को उसने एक दोस्त की तरह कहा और अजय ने कहा, ठीक है, मैं मदद करता हूं, और उसने पैसे दे दिए। फिर उसने 12 नवंबर को हेमा चौधरी को अपने घर चलने को कहा। हेमा बिना किसी शक के अजय के साथ चली भी गई। ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद अजय उसे पायल के घर लेकर गया, जहां पायल पहले से ही मौजूद थी। हेमा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस साजिश का शिकार बनने वाली है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, पायल ने उसे धोखे से अपनी जाल में फंसा लिया। हेमा को संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि पायल ने पहले से तय की गई योजना के अनुसार उसे मारने की तैयारी कर ली थी। ग्रेटर नोएडा में आने के बाद पायल के घर लेकर जाता है। पायल पहले से मौजूद थी। उसके हाथ में खंजर था। इससे पहले कि हेमा संभल पाती, पायल उसके हाथ पर वार करती है और दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं और उस गर्म तेल में, खौलते हुए तेल में, हेमा चौधरी का चेहरा डुबो देते हैं। उसका पूरा चेहरा जल जाता है, जिससे शिनाख्त ना हो सके। यह सब करने के बाद, यानी कत्ल करने के बाद, उस दिन जो पायल ने कपड़े पहने थे, अब वह हेमा चौधरी के सारे कपड़े उतारती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है। वह जो कुछ अंगूठियां और बाकी चीजें पहनती थीं, निशाने के तौर पर वह भी उसे पहना देती है हेमा की लाश को। और यह सब करने के बाद यह दोनों वहां से निकल जाते हैं और दोनों बुलंदशहर पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर हेमा चौधरी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। अजय ने अपना वादा पूरा किया, एक लड़की का कत्ल हो गया और अब पायल दुनिया की नजरों में मुर्दा हो चुकी थी। तो पायल ने भी अपना वादा पूरा निभाया। हेमा के कत्ल के 7 दिन के बाद 19 नवंबर को अजय और पायल ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी हो गए। लेकिन इसी दौरान 19 को इन्होंने शादी की। पायल और अजय बुलंदशहर की बीसा कॉलोनी में रहने लगे थे, लेकिन उसको अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था। उनको सुनील और उसके भाई भाभी, कुल 4 लोगों की हत्या करनी थी, जिसके लिए उन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली थी। इसीलिए वह माता पिता की मौत का बदला लेने का लगातार अजय के साथ मिलकर प्रयास कर रही थी।
सुनील की हत्या के लिए 3 बार रेकी की थी। सुनील नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। पायल अब अजय बुलंदशहर से बाइक पर सवार होकर नोएडा पहुंचे थे। अजय हेलमेट लगाकर आता और पायल जीन्स और टी शर्ट पहनकर और दुपट्टे से अपना मुंह ढक कर आती थी। सुनील की 3 बार रेकी की, लेकिन सुनील को निशाना नहीं बना पाए। पुलिस उधर तफ्तीश कर रही थी। शादी के करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर मोबाइल कॉल सीडीआर के जरिए पुलिस अजय तक पहुंचती है और अजय तक पहुंचते पहुंचते फिर उसे वह मुर्दा पायल जिंदा मिल जाती है। हेमा चौधरी इस पूरी कहानी में एक निर्दोष और मासूम शख्सियत थी, जो बिना किसी दोष के पायल और अजय की घिनौनी योजना का शिकार हो गई। हेमा एक मेहनती महिला थी, जिसने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं था। उसका पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता था और जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी उसने हेमा पर हमला किया। इस असहनीय माहौल से तंग आकर हेमा अपने मायके लौट आई और फिर एक बेटे को जन्म दिया। हेमा अपनी मां और बहन के साथ रह रही थी और अपने बेटे की परवरिश के लिए एक कपड़े के शोरूम में नौकरी कर रही थी। हेमा की जिंदगी संघर्ष और मेहनत से भरी थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह अपने बेटे को बेहतर भविष्य दे पाएगी। दुर्भाग्य से उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी मदद मांगने की मासूम सी कोशिश उसकी जान ले लेगी। जब उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो अजय ने उसका भरोसा जीतकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। हेमा का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने एक गलत व्यक्ति पर भरोसा किया और उसे इसके लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई, जिसमें पायल और अजय ने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा जला दिया। हेमा की मौत इस बात का दुखद प्रमाण है कि कैसे एक निर्दोष इंसान दूसरों की साजिशों और पागलपन का शिकार बन सकता है। इस कहानी का संदेश साफ है। जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हमेशा अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। प्रतिशोध, नफरत और अपराध का रास्ता कभी भी किसी को न्याय या शांति नहीं दिलाता, बल्कि यह रास्ते केवल और केवल विनाश की ओर ले जाते। तो दोस्तों, अगर आप कभी ऐसे हालात में फंसते हैं जहां आपको लगता है कि आपका जीवन अंधकार में है, तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। सही रास्ता चुनें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कानून और न्याय हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही एक दूसरी कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।